हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त एकदम एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक आप लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ गई है और ईवीएस। शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये किस खेत का मूली है या फिर किस जंगल का एक पक्षी है। लेकिन क्या हुआ है कि अब भाई आपको तो सामना करना पड़ेगा। चुनौती आई तो चुनौती से आप भागिए नहीं। एक मर्द का काम एक होता है कि वो चुनौती का सामना करे, तो चुनौती का सामना तो आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन चुनौती को सामना करने के लिए उसमें मददगार सहायता देने के लिए हम आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, तो आपको हम इस चैप्टर को अच्छे से करें, इस सेशन को अच्छे से करें, आपको दिक्कत ना हो। ये नया आया हुआ समिति ने नया एक सिलेबस लॉन्च किया है, एक नया उसमें विषय जोड़ा हुआ है। बिल्कुल घबराइए नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं आपको आशा दिलाता हूं कि आपको जो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और जो मैं अपने बैच में पढ़ाऊंगा उतना ही आपके लिए काफी रहेगा। उतना आप पढ़ के चले, आपका लगभग सारा क्वेश्चन उससे मैच कर जाएगा, कुछ क्वेश्चन छोड़कर। तो मैं पूरा एक मॉडल सेट तैयार किया हूं आपके लिए, मॉडल पेपर तैयार किया हूं ईबीएस का। देखिए पूरा, और इसमें 20 क्वेश्चन आपका आएगा और 20 क्वेश्चन मैं रेडी किया हूं। लेकिन सिर्फ इसको आप मैं 20 क्वेश्चन ही नहीं पढ़ाऊंगा, इसके जरिए आपको 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, उन चारों को एक्सप्लेन कराऊंगा। लगभग 100 क्वेश्चन तैयार करूंगा इस एक सेशन के जरिए, एक क्लास के माध्यम से मैं आपको लगभग 70 से 100 क्वेश्चन आपको तैयार करवाऊंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मैं प्रैक्टिस सेट लूंगा और आप बिल्कुल घबराइए नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपका पूरा मदद करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी क्लास तरफ। आज मेरा क्लास क्या कह रहा है, तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है, थोड़ा देखते हैं इसमें हम। तो ठीक है, फिर देख लीजिए, चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्लास तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए आपका नवोदय विद्या ईवीएस मॉडल पेपर तैयारी, ये सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 है। इसी प्रकार मैं आपको सेट करवाता रहूंगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत मत रहिए। बिल्कुल ये नया चैप्टर आपका ऐड हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नया विषय है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके लिए नया हो सकता है बच्चों, लेकिन हमारे लिए नया नहीं है। हम इससे बहुत बचपन से रूबरू हैं। ठीक है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं और जो समिति ने की है, सरकार ने किया, बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम इतना तो जानना चाहिए ना कि आपके आसपास क्या हो रहा, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या चीज किसे आप खा पी क्या रहे हैं, उससे क्या न्यूट्रिशन मिलता है, क्या पोषक तत्व तो आप पाते हैं। आप जा रहे हैं तो धूल धक्कड़ आप कर रहे हैं, नदियां गंदी हो रही हैं, तालाब गंदे हो रहे हैं, क्यों गंदे, उसको बचाया कैसे जाए। अगर कहते हैं ना कि युवा जो होता है, जो बच्चा होता है, जिस प्रकार उसको ढालो उसी प्रकार वो मतलब आगे भी ग्रो करता है। अगर आप लोग जागरूक होंगे इस माध्यम से, तो आप लोग अच्छी चीजें सीख करके आप अच्छा काम करेंगे, तो इन फ्यूचर आप लोग भी बड़े होकर भी अच्छा काम करें। जब बड़े होकर के अच्छा काम करें तो जाहिर सी बात है अपना देश फिर से स्वर्ग बनेगा। तो आइए प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेना मुश्किल क्यों होता है? बताइए क्यों होता है पहाड़ों पर जब आप पहाड़ों पर चढ़ने का मतलब है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो आप सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, जब कोई माउंटेन पर चढ़ाई करता है तो उसको दिक्कत होती है। वो अपने साथ क्या लेके जाता है, एक ऑक्सीजन सिलेंडर वो लेके जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो किसकी कमी से होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको जो है सांस लेने में मुश्किल होती है। अब क्यों होती है मुश्किल, आइए बताते हैं। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होती है, वायु की सघनता जो होती कम होने लगती है। वायु की सघनता का मतलब क्या है, मान लीजिए एक बॉटल, ये एक घेरा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या है, बहुत सारे छोटे 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 एकदम पास 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 ऐसे ऐसे रखे हुए हैं सब। ठीक है, तो क्या सब सघन है। लेकिन अब क्या हुआ, इसको हम दूर कर दिए। ठीक, ऐसे एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ। तो क्या होता है कि जो वायु के कण होते हैं वो बिखर जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। जब वायु के कण बिखर जाएंगे तो वायु में ही तो ऑक्सीजन हमारी जो है ये घूमती फिरती है, चलती है। एक नॉर्मल भाषा में समझिए आप लोग। तो वायु जो होती है ऐसे वो भी टहल रही है, ऐसे यहाँ से वहां, वहां से वहां, ऐसे घूम रही है। तो जब दूर दूर हो जाएगी तो क्या होगा, हमको ऑक्सीजन, पहले कोई चीज जैसे पास है ये चीज, अब अगर हाथ से आप पकड़ोगे तो क्या होगा, ढेर मुट्ठी में ढेर सारा आ जाएगा ना। लेकिन जब कोई चीज दूर हो जाएगी, जैसे मान लो आप सरसों है या मटर है, आप उसको लेंगे एक मुट्ठी में ढेर सारी आ जाएगी। लेकिन वही बड़े बड़े लड्डू लीजिए, क्या होगा, तो 2 ही 3 4 ही लड्डू आएगा। अब तरबूज लेना होगा तो एक भी नहीं है हाथ में। तो वही चीज होता है कि जब वायु जो होती है पहले पास पास रहती है तो हमको ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जब दूर हो जाती है वायु
तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमको कम मिलने लगता है। जब ऑक्सीजन कम मिलेगा तो हमारी सांस फूलेगी, ऐसी से करेंगे हम, तो इसी वजह से सांस लेने में हमको मुश्किल होती है। ठीक है, ठंड के कारण नहीं होती है, अत्यधिक वर्षा के कारण नहीं होता, ऐसा इसका कोई रीजन नहीं है। धूल के कारण नहीं, तो धूल के कारण जो है ज्यादा धूल होता है तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो वायु प्रदूषण से उसकी श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा एक सुपर सेंस है? सुपर सेंस उदाहरण है। सुपर सेंस, सबसे पहले आप सुपर सेंस समझिए। सुपर सेंस का मतलब होता है आपके अंदर कोई एक अद्भुत गुण हो, आपके अंदर अद्भुत गुण हो मतलब कोई एक अलग गुण हो। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा एक सुपर सेंस उदाहरण है, मतलब कि किसमें कौन सा एक अलग सा गुण हो सकता है। तो इसमें मेरा उत्तर क्या जाएगा, कुत्ते का सूंघना। कुत्ता जो होता है ना, जैसे क्या होता है कि कोई चीज आप देखते होंगे, कोई आपदा आने वाली है, कुछ आने वाला है, तो कुत्ते को बहुत तेज पता चल जाता है, ठीक है, आपदा आने वाली है। उसका जो सेंसर मतलब जो समझने की या सूंघने की जो क्षमता होती है बहुत तेज होती है। कहीं कोई चीज पड़ा हुआ है, देखते ऐसे ऐसे कुत्ते करते रहते हैं, ऐसे ऐसे कुत्ते करते रहते हैं, फिर क्या होता है वो सूंघ कर पता कर देते हैं कि कहां पर किस सेक्टर का बंदा, मतलब देखते हैं आप, जब वो कुत्ता जो होता है कभी भी जब टॉयलेट करता है वो सूंघ कर करता है, वो ये जानकर पता है आपने कि हमारे क्षेत्र का ही बंदा, मतलब यहाँ जो हमारा बिरादरी है वही टॉयलेट किया कि कहीं बाहर का तो नहीं आया है। तो जब उस देखता है कि नहीं हमारी ही बिरादरी का था, हमारे ही मतलब सेक्टर का था, हमारे क्षेत्र का था, तो वहीं तो वो टॉयलेट करता है। ठीक है, तो कुत्ता जो होता है उसकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। पत्थर की गिरना, पानी का बहाना, हवा का चलना, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, समझ में आया? सुपर सेंस मतलब एक अद्भुत गुण किसी के अंदर होना चाहिए। लिख भी देता हूं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सॉरी, अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान पूर्वक देखिए। कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अब विटामिन सी आ गया, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? दो ऑप्शन यहाँ है और आपका दो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, एनीमिया और बेरी बेरी रोग। ठीक है, तो विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कर्वी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से। रतौंधी क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, क्या होता है ये? विटामिन विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता। आगे देख लेते हैं, एनीमिया कैसे होती है? जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, रक्त जो होता है डब्ल्यूबीसी आपका कम हुआ है, जो होता है आरबीसी कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल आपका कम हो जाता है, तो आपको एनीमिया होता है। बेरी बेरी किससे होता है? बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी। लेकिन विटामिन बी में कौन सी कमी? B1 की कमी से, B1 की कमी से आपको बेरी बेरी रोग होता है। समझे? तो बिल्कुल आप आसान भाषा में समझते जाइए और उसको थोड़ा सा आपको समझना होगा, रटिएगा नहीं, समझ के पढ़िएगा, इसलिए मैं आपको पूरा विस्तार से बता दे रहा हूं। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूध को खराब होने से बचाने की सबसे आम विधि क्या है? मतलब ये तो सबको पता होगा, आपके घर में दूध आता है, मम्मी दूध लाती है, कोई जो आपके यहाँ दूध देने वाला आता है दूध देता होगा, सब लोग दूध देखे होंगे ना। तो दूध देखते होंगे मम्मी क्या करती है, तुरंत उबाल देती है, रखती है, क्या करती है, उसको उबाल देती है ना, कहती है भैया उबाल दो खराब हो जाएगा। तो किससे होगा, किससे बचाया जा सकता है? उबाल कर। अब उबालते क्यों है? सबसे बड़ा बात ये होता है, आप तो देखते हैं दूध भी देखे होंगे, मम्मी देखे होगी, मम्मी उबालती भी है। उबालते क्यों है? उसके अंदर एक बैक्टीरिया होती है, कई सारी बैक्टीरिया, वो उबालने से मर जाती है। जब मर जाती है आपका दूध सेफ हो जाता है। कभी सुखाते हुए मम्मी को देखा है दूध को? नहीं देख, कपड़े सुखाए जाते हैं ना। अचार, दूध का अचार बनाया जाता है, ये भी नहीं होता। धूप में रख देंगे तो और सारी बैक्टीरिया उसमें पनप जाएंगे, खराब हो जाएगा। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कबूतर? नहीं, वाह नहीं, हमारे ये तो सब किसी को पता होगा, आप लोग छोटे छोटे रहे होंगे तभी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है हमारा? सब कुछ पढ़े होंगे आप ना। फिर क्या कह रहा, पौधे में पानी सोखने का काम कौन सा भाग करता है? सोखना मतलब समझते हो क्या होता है? इंग्लिश मीडियम वाले नहीं जानते हो ना, सोखना एब्जॉर्ब करना, कोई चीज होता है एब्जॉर्ब। अच्छा, एब्जॉर्ब कैसे होगी? ऐसा मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं, तो एब्जॉर्ब कहां से, मतलब कुछ हम सोखेंगे कहां से? नीचे हिस्से से ना। तो क्या होगा, नीचे हिस्से से हम सोखते हैं। तो पेड़ का सबसे नीचे हिस्सा क्या होता है? जड़ होती है। तो कहां से सोखता है? वो जड़ से सोखता है। ठीक है, पौधा। तने का काम क्या होता है?
पोषक तत्वों को ऊपर तक पहुंचाना, पानी को ऊपर तक पहुंचाना। अच्छा, पानी किससे जाता है? एक इतना डीपली क्वेश्चन नहीं है, बता देता हूं। एक फ्लोएम होता है पौधे में, उसके ज्यादा जो होता है आपका क्या बोलते हैं, वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, अरे यार, पानी और वो, देखो मैं खुद ही भुला जाता हूं ना। हाँ, जाइलम और फ्लोएम, ठीक। जाइलम द्वारा जल जाता है, फ्लोएम द्वारा फूट जाता है। आप जाइलम से जो है, देखिए जाइलम ऐसे ना, जाइलम से क्या जाता है, जाइलम थ्रू जल जाता है, और फ्लोएम के थ्रू क्या जाता है, फूड, जिसको कहते हैं भोजन। भोजन हो गया, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। समझे? दो क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। फूल क्या होता है? फूल प्रजनन का काम करता है, इसके द्वारा प्रजनन होते हैं। आगे इसका ऑप्शन हो पत्ती। पत्ती क्या करती हैं? पत्तियां जो होती हैं वो संतुलन बनाने का काम करती हैं। जैसे आपके शरीर में पसीना निकलता है ना, अब गर्मी, खूब तगड़ी गर्मी लगती है, पसीना बाहर से निकल जा रहा है, ठीक है, तो बॉडी को मेंटेन रखना काम कौन करता है? आपके शरीर का तापमान तो चाहे सर्दी, चाहे गर्मी, चाहे बरसात, चाहे जो हो, एक ही तरह का रहेगा। लेकिन क्या होगा, आपके अंदर जो है पसीना जो होता है वो निकलता है, जिससे तापमान मेंटेन। उसी तरह पत्तियां काम करती हैं, वाष्पीकृत करती हैं चीजों, पानी को बाहर निकालती हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया। 7वां क्वेश्चन कहते हैं, भूकंप को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आप देख लीजिए, भूकंप यंत्र को, जैसे भूकंप आती है ना, भैया भूकंप आ गई, शरीर पूरा सब कुछ हिलने डोलने लगता है, सब कुछ घर हिलने लगता है, तो भूकंप को जब अब पता चलता है कितना आया था, कितना तेज आया था, उसके लिए एक सिस्मोग्राफ नामक एक यंत्र होता है, उससे आपको भूकंप मापा जाता है। अच्छा, थर्मामीटर से क्या होता है? जब आपको बुखार होता होगा, आप देखते हो डॉक्टर क्या लगाते हैं? थर्मामीटर। ये देखते हैं, ये थर्मामीटर लगाओ कि कितना है इनको बुखार होगा, तो पता चलता है 97 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल। अरे 99 डिग्री हो गया है। ये थर्मामीटर से क्या होता है? तापमान, आपके शरीर का जो तापमान होता है वो थर्मामीटर से मापा जाता है। अच्छा, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय घनत्व मापा जाता है, ठीक है, कि मौसम कैसे होता है, वायुमंडल का तापमान मापा जाता है, कि कितना बारिश हुई, कितना पानी गिरा, कितना क्या हुआ, हर चीज जो है इससे मापा जाता है, ठीक। अच्छा, लैक्टोमीटर से क्या होता है? लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध की, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है, ठीक है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय तापमान मापा जाता है, और उसके बाद सिस्मोमीटर से आपने भूकंप देखा, थर्मामीटर से आपका तापमान मापा जाता है, ठीक है। उसके मंडलीय जो है, उसके बाद क्या होगा, इसका वायुमंडलीय दाब, तापमान नहीं सॉरी, इसका शायद होता है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, ठीक है। आइए देखो, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है इसका, इससे बैरोमीटर से। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा? अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से था? अमृता देवी जो थी, ये कहाँ की थी? अमृता देवी जो थी वो थी राजस्थान की। कहाँ की थी? राजस्थान की थी, ठीक। राजस्थान में क्या हुआ, एक बार वहां पर सरकार या मतलब जो है वहां वृक्ष, एक वृक्ष था जिसका नाम क्या था? खेजड़ी। खेजड़ी नाम का वृक्ष था, और ये कब की बात है? ये 1730 की बात है। 1730 में क्या हुआ, ये आपसे सन नहीं पूछा जाएगा, बस आपको समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं। 1730 में खेजड़ी नामक वृक्ष था, मतलब ये एक, उन्होंने एक इसका संरक्षण करने के लिए अपना बलिदान दिया था। काफी लोगों ने जो है अपना बलिदान दे दिया था बिश्नोई समुदाय का। अमृता देवी बिश्नोई से ये संबंधित है, खेजड़ी नामक। बस आप इतना ध्यान याद रखिए कि बिश्नोई, अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे था, किस वृक्ष से? तो खेजड़ी नामक वृक्ष था। विशेष है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? बताइए कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? ठीक, आइए देखते हैं। हिमालय से केवल एक नदी यहां निकलती है, जो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, गंगा नदी जो है ये हिमालय से निकलती है। और हिमालय के कहां से निकलती है? ये गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। कहां से? गंगोत्री नामक स्थान से निकलती है। नर्मदा का उद्गम कहां से होता है? नर्मदा का एमपी के, मतलब मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, नर्मदा। और ये जो कावेरी और गोदावरी हैं, ये दोनों नदियां जो है ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी से
ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी से ये निकलती हैं। गोदावरी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कही जाती है। क्या कही जाती है? दक्षिण की, सॉरी, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नामक ये पहाड़ी से निकलती हैं दोनों। गंगोत्री का उद्गम जो गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है। और ये अच्छा, प्रायद्वीपीय नदियां क्या हो, इसमें क्या है? हिमालय नदियां होती है। नदियां दो प्रकार की होती है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। नदियां कितनी प्रकार की होती है? दो प्रकार। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। नदियों के प्रकार, नदियों के प्रकार, एक क्वेश्चन में बना देना। नदियों के प्रकार, नदियां दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है, क्या बोलते हैं इसको? प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय। दूसरा क्या होती है? एक होती है हिमालय नदियां। ठीक है, हिमालयी। ये दो प्रकार की नदियां होती हैं। ठीक है, अब इनकी खासियत क्या क्या होती है? जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं ये वर्ष भर, इनमें वर्ष भर जल नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन हिमालय नदियां होती हैं इनको सदा नीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और उसके बाद जो है क्या होता है, ये सदा हरी भरी, मतलब वर्ष भर जल रहता है। इसमें कह सकते हैं हम वर्ष भर जल रहता है। ठीक है, क्यों रहता है? क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलता है तो इसमें से जो है वो पानी बहता है, मतलब सदा हमेशा पानी बहता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा। अगला प्रश्न क्या कह रहा? पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है भैया? पाचन क्रिया कहां से शुरू होती है? अब आप हमको बताइए, पाचन क्रिया कहां शुरू होती है? पाचन क्रिया मतलब होता है पचना। अब खाना खाते हैं ना, तो खाना पचना भी तो चाहिए, तो कहां से शुरू होता है? तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो मुख से। ये मुख, मुख में क्या होती है? लार ग्रंथियां होती हैं। लार आपको देख रहे हैं, जो लार निकलता, बोलते हैं लार निकलता है ना, तो कुछ अच्छी चीजें आ जाती हैं। घर में कोई मीठा सामान या कुछ आएगा तो फिर कहते हैं अरे लार आ गई, मतलब मुंह से लार। तो लार ग्रंथियां, मुंह से पाचन शुरू होता है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है? मानो ये आपका मुंह हो गया। ठीक है, ये आपका मुंह हो गया। मुंह से क्या होता है? फिर ये ग्रास नलिका में जाती है, यहाँ पर पाचन होता है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या होता है? पेट में जाता है। ये मुख हो गया आपका मुंह। फिर यहां से आया कहाँ? पेट में। अब पेट का क्या काम होता है? जब पेटवा में यहाँ जाता है, पेट से क्या होता है कि इसमें जो आपका अच्छे से पेट में पाचन होता है। अच्छे से पाचन मतलब किसका? न्यूट्रिशन का पाचन होता है। न्यूट्रिशन से पाचन होगा, फिर यहां से क्या निकलता है? पेट से फिर जाता है तो कहां? इसमें छोटी आंत में। छोटी आंत। अब छोटी आंत में क्या होता है आइए बताते हैं। छोटी आंत में यह काम होता है कि क्या बोलते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, क्या होते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व जो होते हैं, अरे यार, जो पोषक, थोड़ा सही लिख देते हैं आप, वो जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण, जैसे विटामिन जितना होगा, जो तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जो होगा, वो छोटी आंत में होता है। अब छोटी आंत के बाद कहां जाता है? फिर हमारा यहां से निकला, फिर कहां गया? फिर बड़ी आंत में गया। कहां गया? बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में अपशिष्ट पदार्थों से क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थों अपशिष्ट पदार्थों में बचे पानी, क्या क्या? पानी प्लस, पानी प्लस और क्या होता है? मतलब पोषक तत्व, पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। आई बात समझ में? मतलब क्या क्या होता है आप समझिए। पहले आपके खाना मुंह में गया, खाना खाए, यहाँ लाल ग्रंथि से खाना बचा, फिर आपके आहार नाल में गया, फिर वहां से पेट में गया। पेट में क्या हुआ? खाने का अच्छे से पाचन होगा। पूर्ण पाचन कहाँ? पेट में अच्छे पाचन हो गया वहां। फिर उसके बाद वहां से कहा गया? छोटी आंत में गया। छोटी आंत में जो न्यूट्रिशन था आपका पूरा वो निकला।
पूरी बॉडी जहां जहां जरूरत थी वहां से भेज दिया उसको जो भेजना था। फिर जो बचा हो, बचाने के बाद फिर उसको बड़ी आंत में भेज देता। अब बड़ी आंत से क्या होता है, वहां से पानी को अवशोषित करता है, पानी को अवशोषित करता है। फिर उसके बाद जो है इसे हम अंतजाल को, इसी को बड़ी बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है, बड़ी आंत, यहां से पोषक तत्व तो अवशोषित होते हैं और जल अवशोषित होता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चक्र में पानी का भाप बनकर उड़ना क्या कहा जाता है? अच्छा, पानी कभी आप देखे होंगे जब खाना वाना बनता है, देखते होंगे कि पहले एक वो हंडी में खाना बनता था, अब तो ये तो भगोना टाइप का आता है, उसमें देखते होंगे कि उसके ऊपर पानी लग जाता है ऐसे ना, ऐसे मतलब भाप भाप उठती है ना ऐसे ऐसे। तो क्यों उठती है? नीचे गर्म होता है तो पानी ऊपर उठता है, हमेशा वही प्रक्रिया, उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। जब पानी गर्म होगा, नीचे से आग जलती है, भगोने में रखा गया पानी गर्म होता है, फिर उसमें से हवा निकलती है, हवा के साथ वो जल भी ऊपर उठ जाता है, उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब गर्म जल के साथ पानी का ऊपर उठना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। तो चक्र में पानी का भाप बनकर उड़ना क्या कहता है? पानी का भाप, भाप कहाँ बने? जब गरम गरम हवा दे पाता है तो पानी बने, तब तो भाप बने पानी का। भाप क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है हमको भैया जी? हमें कहलाता है वो यहाँ पर वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, संघनन क्या होता है? जब पहले पानी था, पानी से वाष्पीकरण हुआ। अब देख रहे पूरा इसका मिलाव ग्राफ में बना देता हूं। यहां हुआ, मान लो ये नदी है, ठीक, ये पूरा आपका ये जल भरा हुआ है, ठीक, ये जल भरा हुआ है ना, ठीक है। ये क्या हुआ? ये तालाब, तालाब, तालाब से पानी उठा, कहां गया? ये वाष्पीकरण हुआ। क्या हुआ इसका? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। जब यहां गया तो धीरे धीरे ऐसे बूंद बूंद था, यहाँ पर बूंद बूंद था, फिर ढेर सारा बूंद बन के कहां गया? इसे फिर यहाँ क्या हो गया? ये संघनित हो गया। संघनित होकर क्या बनेगा? इसे बादल बन जाएगा ना, ये बादल बन गया आपका। ये क्या हो गया? यहाँ पर ये संघनन हो गया। क्या हो गया? ये संघनन हो गया। फिर संघनन के बाद क्या होगा? जैसे ये जाएगा यहाँ, फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर ऐसे 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 आ जाके फिर नदी में ऐसे आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्षा बोलेंगे। फिर क्या हो जाएगा? आपका वर्षा हो जाएगी। ठीक है, तीनों प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई। वाष्पीकरण होता, फिर संघनन होता, फिर वर्षा हो जाती। इतना बात समझ में आ गया ना? अब अवसादन किसे कहते हैं? आप देखे होंगे अवसादन, जैसे आप कभी पानी में एक कोई चीज, कंकड़ सा देखे होंगे आप ना, कंकड़। तो कंकड़ क्या होता है कि नीचे बैठ जाता है, जो भारी सामान नीचे बैठ जाता है उसी को अवसादन कहना कहते हैं। अवसाद जम जाना कहते हैं, अवसाद जम के भैया, तो उसी को अवसादन कहते हैं। ये नीचे, मतलब कह देता हूं कि मोटे पदार्थ का क्या होता है? मोटे पदार्थ का तली में जमना, तली में जमना क्या कहलाता है? आपका अवसादन कहलाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बिहू एक त्योहार है आपका, त्योहार चैप्टर भी है, त्योहार से आएगा। पूछ रहा है बिहू किस राज्य का त्योहार है? बिहू जो है वो आपका असम में, असम में बिहू मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है? बिहू असम में मनाया जाता है, और यहाँ पर क्या मनाया जाता है? तो ये आप समझ गए। अब आते हैं पंजाब में, देखते हैं पंजाब में क्या मनाया। पंजाब में जो होता है बैसाखी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बैसाखी। और बैसाखी मनाई क्यों जाती है ये भी आप बताइए हमको। बैसाखी जो होती है, जो चैत्र माह में जो फसल जब कटती है, उसी बैसाखी कब मनाया जाता है? ये भी याद कर लीजिए। बैसाखी कब मनाई? 14 अप्रैल को मनाई जाती है बैसाखी। समझ में आया भाई? ये क्वेश्चन बन सकता है। केरल में क्या मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है ओणम। केरल में क्या मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है। ठीक है, बिहार में क्या मनाया? छठ पूजा। क्या होता है? छठ पूजा, छठी मैया, छठी मैया गाना है ना, तो वही छठ पूजा कब मनाया जाता है? ये बिहार में मनाया जाता है। केरल में ओणम हो गया, बिहार में छठ पूजा हो गई, और उसके बाद फिर पंजाब में बैसाखी हो गई, और असम में बिहू हो गया। ठीक, आपको 4 राज्य का त्योहार तो ही पता चल गया कौन सा मनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है आगे देखिए। मिट्टी के कटाव को कैसे रोका जा सकता है? कटाव मीन्स क्या होता है? पहले आप जो कटाव समझिए क्या होता है। शब्दों को विशेष आप लोग को दिक्कत यहीं पर होगी, आप शब्द नहीं पकड़ पाएंगे। शब्द को पकड़ना सीख लीजिए। शब्द कैसे? कटाव मतलब कटना, कोई चीज गया, कट गया तो उसको कटाव कहते हैं। तो कैसे? मान लो मिट्टी तुम्हारे यहाँ बह रही है, कभी कभी खेत में गए होंगे आप लोग, देखे होंगे जब खेत लगता है, जहां पर पाइप रखा रहता है, पाइप मतलब पानी जहां गिरता है, तो उसके बाद वहां क्या होता है? वहां का पानी, मिट्टी कटने लगती है, मिट्टी इधर उधर भागने लगती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसे कटाव कहते हैं। मतलब कभी की मेड़ कट जाती है तो काफी तेज पानी का बहाव होता है, तो उसी को तो कैसे रोकेंगे? तो ये बड़े स्तर की बात कर रहा है कि कैसे पेड़ लगा के रोके हुए।
अधिक चराई करेगा भैया, जब अधिक चराई करा लोगे तो घास वो खत्म हो जाएगी, एकदम प्लेन प्लेन हो जाएगा, जैसे पानी बहेगा तो कट जाएगा, ये तो नहीं होगा। वृक्षारोपण द्वारा, ठीक है। अच्छा, वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाओ तो रुकेगा? बिल्कुल, जब पेड़ पौधा लगाया तो क्या होता है, जमीन मजबूत होती है, उसका जो मिट्टी होता है वो सघन हो जाती है। तो इस पेड़ लगा के हम कर दें। अब खुदाई कर दोगे तो अपने आप कर जाएगा, पेड़ काट के, जब पेड़ भी काट दोगे तो कहां से मिट्टी मजबूत रहेगी, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, आपका वृक्षारोपण द्वारा होगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन कह रहा है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। वायु प्रदूषण मीन्स होता क्या है। जब आप देखते होंगे कि देखते हैं बाहर आप निकलते हैं तो क्या होता है, बहुत मास्क लगा के निकलते हैं लोग ना, कि क्यों, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में इतने धूल कण हो चुके हैं, इतने ज्यादा मतलब चीजें बिखरी हुई हैं, गंदी चीजें, जो हमारे सीधा शरीर के हवा के द्वारा सीधा शरीर के अंदर आ जाती हैं, तो उसी को हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु में जो गंदी चीजें विद्यमान होती हैं उसी को वायु प्रदूषण बोलते हैं। तो वायु प्रदूषण मुख्य कारण क्या है, शोर। शोर क्या है ये, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक, ध्वनि प्रदूषण। शोर क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। धुआं क्या है, यही है धुआं जो हमारे वायु में जाके मिल जाती है। और गंदा पानी से क्या होता है, इसे जल प्रदूषण होता है। क्या होता है, जल प्रदूषण होता है, ठीक। कूड़ा फेंकेंगे, अब कूड़ा कहां फेंक रहे हैं, जल में फेंक रहे हैं, कहां फेंक रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहां आप फेंकेंगे वहीं प्रदूषण करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, रेगिस्तान में पाया जाने वाला प्रमुख पौधा कौन सा है। रेगिस्तान में पानी, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है, रेगिस्तान में पाया जाने वाला प्रमुख पौधा कौन सा है। क्योंकि रेगिस्तान उसे कहते हैं जहां पर पानी कम पाई जाती है, रेत ज्यादा पाए जाते हैं, रेत टीले पाए जाते हैं। तो रेगिस्तान में वही पौधा होगी जिसको पानी की कम जरूरत होगी। अब बताइए आप किसको पानी कम जरूरत होगी। आम, आम को बहुत पानी चाहिए होता है, बरसात में ये पकता है आम, हम लोग इस समय खा भी रहे हैं आम, तो ये तो नहीं होगा। कैक्टस, कैक्टस नामक जिसे नागफनी हम लोग कहते हैं, इसमें क्या होता है, ऐसे शिफ्टस पौधा होता है, उसमें ढेर सारे कांटे निकले होते हैं। जो कांटे निकले होते हैं तो क्या होता है उसमें कि कैक्टस में, तो वो खुद ही पानी को, वो कांटे पानी को ज्यादा बाहर नहीं फेंकते हैं, ज्यादा वाष्पीकृत नहीं करते हैं, वो अपने अंदर अवशोषित किए रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपका आंसर होगा। केला, केला तो बहुत पानी चाहिए, इसको जो है नाली जहां पानी नहीं बहता वहीं लगाया जाता है। सेब कश्मीर में होता है, वहां ठंडा मौसम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। त्वचा समझ रहे हो ना, ये शरीर हम लोग लेते हैं, हम लोग तो ये मुंह से लेते हैं, नाक से लेते हैं, अपने फेफड़े द्वारा लेते हैं। मछली जो होती है अपने गलफड़े और ये गिल्स, जो बगल बगल गिल्स होते हैं ना इनके, इनसे इनसे सांस लेती है, तो त्वचा उसको नहीं लेती है। केचुआ एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। कुत्ता, कुत्ता हमारे हम लोग लेते हैं। गौरैया जो होती है उनके शरीर में थोड़े थोड़े छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उससे सांस लेती है, उनके अंदर फेफड़ा भी पाया जाता है, उससे सांस लेती है, ठीक है। भारत की राजधानी क्या है, ये लोग आप लोग हमेशा पढ़ के आए हैं। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। मैं आपको एक पूरा पीडीएफ दे दूंगा, भारत की राजधानी मतलब जितने राज्य हैं उनकी कौन कौन सी राजधानी है, कौन राज्य के नाम का क्या क्या सब दे दूंगा। सफेद क्रांति किससे संबंधित है, अब हमको आप बताइए ये क्वेश्चन। सफेद क्रांति, सफेद क्रांति का मतलब क्या होता है, सफेद क्रांति मतलब क्या होता है बताइए। सफेद क्रांति जो है हमारी उससे है, क्या बोलते हैं ये बताइए। सफेद मतलब सफेद, इसमें क्या क्या, मछली सफेद होती है, गेहूं सफेद होता है, दूध सफेद होता है, कपास सफेद होता है। इसमें दूध जो होता है सफेद होता है, और मतलब याद करने के लिए बता दिया, बाकी कपास भी सफेद होता है, लेकिन मैं याद करने के लिए बता दिया। सफेद आप जो डेली देखते हैं, दूध देखते हैं, ये आपके दिमाग में रहेगा। तो सफेद क्रांति किससे होगी संबंधित, वो हो गई सफेद क्रांति। अरे यार, सफेद क्रांति हो गई ना। और ये क्या हो गया, कपास किससे, सिल्वर फाइबर क्रांति, इसको क्या नाम दिया गया था, सिल्वर। यार कहां राइटिंग गड़बड़ जा रही है। सिल्वर फाइबर क्रांति। गेहूं से क्या थी, ये हरित क्रांति आई थी। क्या आई थी, हरित क्रांति, ठीक। और मछली से क्या हुआ था, नीली क्रांति। क्या हुआ था, नीली क्रांति। आपको याद आ गया ना,
मछली क्या है? नीली क्रांति, गेहूं हरित क्रांति, दूध सफेद क्रांति, कपास सिल्वर फाइबर क्रांति। ठीक है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित, कौन सी क्रांति किस चीज से संबंधित है। मछली नीली क्रांति से संबंधित है, गेहूं हरित क्रांति से संबंधित, दूध सफेद क्रांति से संबंधित और कपास सिल्वर फाइबर क्रांति से संबंधित है। ये सब बात आप विशेष याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऊनी कपड़े हमें किस ऋतु में पहनने चाहिए? अब बताओ ऊनी कपड़े कब पहनते हो? इसको तो हमें बताना पड़ेगा, आप लोग खुद ही बता देंगे। ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? जिससे शरीर हमारा गर्म रहे, अपनी शरीर को अधिक तापमान मेंटेन करने के लिए, गर्माहट देने के लिए ऊनी कपड़े पहनते। तो गर्मी पहनोगे? नहीं पहनोगे, बिल्कुल खत्म करो। वर्षा पहनोगे? बरसात इस समय हो रही है, इसमें पहनोगे? इसमें तो गर्मी ठंडी है, देखो मैं ऐसे पहना हूं ना, एक नॉर्मल सा शर्ट पहना हूं, ये भी नहीं होगा। तो किसमें पहनो? आप सर्दी में, क्योंकि मौसम बाहर का ठंडा होता है और शरीर हमारा अपने तापमान को मेंटेन रखना चाहता है, इसलिए हमें ऊनी कपड़ा पहनना पड़ता है। बसंत सबसे अच्छा मौसम होता है, इसमें नहीं पहना जाता है। ब्रेल लिप का उपयोग कौन करता है? ब्रेल लिप जानते हो ना? ब्रेल लिप में क्या होता है? ऐसे उभरे उभरे कितने डॉट होते हैं? 6 डॉट होते हैं। समझ में? ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि पूछें कितने डॉट होते हैं, 6 डॉट होते हैं। उन 6 डॉट किसके लिए होता है? ये होता है जो लोग देख नहीं पाते, जिनके आंखें मतलब काम नहीं करती हैं, अंधे होते हैं, उनके लिए। क्या होगा? जो देख नहीं सकते, ये उत्तर होता है। जो बोल नहीं सकते बिल्कुल नहीं, जो सुन नहीं सकते बिल्कुल नहीं, जो चल नहीं सकते उनके लिए नहीं, जो देख नहीं सकते। ये रहा आपका 20 का मॉडल सेट, बिल्कुल एकदम जो जैसे 2000 मतलब आपको 28 जुलाई नवंबर को मिलने वाला है पेपर, सेम उसी पैटर्न पर, उसी तरह, उसी लगभग। मैं बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप 2-4 क्वेश्चन इससे आप उसमें पा जाएंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, लगभग क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। एक प्रैक्टिस सेट आपका एक मॉडल सेट कंप्लीट होता है, फिर अगले मॉडल सेट में आप लोगों को लेके आऊंगा। बाकी आप इसका पूरा डिटेल आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फुल कोर्स पर आप इनरोल हो जाएं हमसे, और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लें। पूरी आप मतलब निश्चिंत हो जाएंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी लेकर के आपको जो है पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये क्या है नंबर, अगर कोई समस्या होती है 8005257808, और इस समय आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है, फॉर्म अप्लाई करवा लीजिए। नहीं हो रहा तो आप हमसे कांटेक्ट करें हमारे दिए गए नंबर पे, हम आप अपनी टीम के द्वारा आपका फॉर्म अप्लाई करवा देंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।